सर, मैं अपर्णा आत्रेया हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक भारतीय वायुसेना के अफसर की बीवी हूँ और एक पैशनेट स्टोरी टेलर हूँ सर। स्टोरी टेलिंग की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी, जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तब मैं सीएसआर प्रोजेक्ट्स में वॉलंटरी काम करने के लिए जब गई थी, तब हजारों बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी माँ से सुनी थी। लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा, मैं क्या बोलूं आपको, कितनी मुस्कुराहट थी, कितनी खुशी थी। तो उसी समय मैंने तय किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा सर। आपकी टीम में और कौन है वहाँ? मेरे साथ हैं शैलजा संपत। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं शैलजा संपत बात कर रही हूँ। मैं तो पहले टीचर थी, उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संतृप्त मिला। धन्यवाद। मेरे साथ सौम्या है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो काम करती हूँ बच्चों और बड़े लोगों के साथ, उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ। ये मेरी लक्ष्य है, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है। वैसे तो मेरी सौभाग्य है कि मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पली हूँ, इसीलिए रामायण पुराणों और गीता की कहानियां मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी। और बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था। मेरे साथ मेरे साथी लावण्या प्रसाद है। लावण्या जी नमस्ते। Namaste, sir. I'm an electrical engineer turned professional storyteller. Sir, I grew up listening to stories from my grandfather. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. लावण्या जी आपको बहुत बधाई। और जैसा आपने कहा, मैंने भी एक बार मन की बात में सबको कहा था कि आप परिवार में अपने दादा दादी नाना नानी हैं तो उनसे उनकी बचपन की कहानियां पूछिए और उसको टैप कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत काम आएगा, ये मैंने कहा था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक तो आप सबने जो परिचय दिया अपना, उसमें भी आपकी कला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने अपना परिचय करवाया, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। Thank you, sir. Thank you. अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुनाएं आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की। राजा का नाम था कृष्णदेवराय और राज्य का नाम था विजयनगर। अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान, अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था तो वो था उनका अधिक प्रेम अपने मंत्री तेनालीरामा की ओर और दूसरा भोजन की ओर। राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे कि आज कुछ अच्छा बना होगा और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियां खिलाते थे। तुरई, लौकी, कद्दू, टिंडा, उफ। ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते गुस्से में थाली फेंक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया, या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बावर्ची बेचारा डर गया। अब नई सब्जी के लिए वो कहाँ जाए। बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनालीरामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई। सुनकर तेनालीरामा ने बावर्ची को उपाय दिया। अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आए और बावर्ची को आवाज दिए, आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली तैयार कर दूं। डरे हुए बावर्ची ने झटपट से थाली सजाया और राजा के लिए गर्मा गर्म खाना परोसा। थाली में नई सब्जी थी। राजा उत्साहित हुए और थोड़ी सी सब्जी चखे। वाह क्या सब्जी थी, ना तुरई की तरह फीकी थी ना कद्दू की तरह मीठी थी। बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था सब अच्छी तरह से चढ़ी थी। उंगलियां चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बुलाया और पूछा कि ये कौन सी सब्जी है, इसका नाम क्या है। जैसे सिखाया गया था वैसे ही बावर्ची ने उत्तर दिया, महाराज ये मुकुटधारी बैंगन है। प्रभु
ठीक आप ही की तरह यह भी सब्जियों का राजा है और इसीलिए बाकी सब्जियों ने बैंगन को मुकुट पहनाया। राजा खुश हुए और घोषित किए, आज से हम यही मुकुटधारी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्जी नहीं बनेगी। राजा और प्रजा दोनों खुश थे। यानी पहले पहले तो सब खुश थे कि उन्हें नई सब्जी मिली है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गए सुर थोड़ा कम होता गया। एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के घर में बैंगन भाजा, एक के यहाँ कत्ते का सांबार तो दूसरे के यहाँ वांगी बात। एक ही बैंगन बेचारा कितना रूप धारण करे। धीरे धीरे राजा भी तंग आ गए, हर दिन वही बैंगन। और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बुलाया और खूब डांटा, तुमसे किसने कहा कि बैंगन के सर में मुकुट है? इस राज्य में अब से कोई बैंगन नहीं खाएगा। कल से बाकी कोई भी सब्जी बनाना, लेकिन बैंगन मत बनाना। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, कह के बावर्ची सीधा गया तेनालीरामा के पास। तेनालीरामा ने के पांव पड़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद, आपने हमारी प्राण बचा ली। आपके सुझाव के वजह से हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं। तेनालीरामा हंसते हुए कहा, वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश न रख सके। और इसी तरह राजा कृष्णदेवराय और मंत्री तेनालीरामा की कहानियां बनती रही और लोग सुनते रहे। धन्यवाद। आपने बात में इतनी एग्जैक्टनेस थी, इतनी बारीकियों को पकड़ा था। मैं समझता हूँ बच्चे बड़े जो भी सुनेंगे कई चीजों का स्मरण रखेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया। और विशेष कोइंसिडेंस ऐसा है कि देश में पोषण माह चल रहा है और आपकी कथा भोजन से जुड़ी हुई है। और मैं जरूर ये जो स्टोरी टेलर्स आप लोग हैं और भी लोग हैं, हमें किस प्रकार से हमारे देश की नई पीढ़ी को हमारे महान महापुरुष, महान माताएं बहनें जो हो गई हैं, कथाओं के माध्यम से उनके साथ कैसे जोड़ा जाए। हम कथा शास्त्र को और अधिक कैसे प्रचारित करें, पॉपुलर करें और हर घर में अच्छी कथा कहना, अच्छी कथा बच्चों को सुनाना, ये जाने जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो। ये वातावरण कैसे बनाए, उस दिशा में हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने कर और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहानी के द्वारा संस्कार सरिता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना। मैं जब उनसे फोन पे बात कर रहा था, इतनी लंबी बात थी, तो मुझे लगा कि मन की बात के समय की सीमा है, तो मेरे उनसे जो बातें हुई है वो सारी बातें मैं मेरे नरेंद्र मोदी ऐप पर अपलोड करूंगा। पूरी कथाएं जरूर वहां सुनिए। अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा अंश ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, परिवार में हर सप्ताह आप कहानियों के लिए कोई समय निकालिए और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ताह के लिए एक विषय तय करें। जैसे मानो करुणा है, संवेदनशीलता है, पराक्रम है, त्याग है, शौर्य है, कोई एक भाव। और परिवार के सभी सदस्य उस सप्ताह एक ही विषय पर सबके सब लोग कहानी ढूंढेंगे और परिवार के सब मिलकर के एक एक कहानी कहेंगे। आप देखिए परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा, रिसर्च का कितना बढ़िया काम हो जाएगा, हर किसी को कितना आनंद आएगा और परिवार में एक नई प्राण, नई ऊर्जा आएगी। उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने और अधिक प्रचारित हो और सहज बने, इसलिए आओ हम सब प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए कहानियों की दुनिया से अब हम 7 समंदर पार चलते हैं। ये आवाज सुनिए।
नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम शेरू डमले है। मैं वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली से हूँ। मुझे फरवरी में भारत में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार कुंभ मेला में शामिल होने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मुझे कुंभ मेला में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार फिर भारत विजिट करने का अवसर दिया जाए ताकि हम और भारत के बारे में सीख सकें। नमस्ते। है ना मजेदार। तो ये थे माली के सेदू देम्बेले। माली भारत से दूर पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा और लैंडलॉक्ड देश है। सेदू देम्बेले माली के एक शहर कीटा के एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं। वे बच्चों को इंग्लिश, म्यूजिक और पेंटिंग, ड्राइंग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन उनकी एक और पहचान भी है। लोग उन्हें माली के हिंदुस्तान का बाबू कहते हैं और उन्हें ऐसा कहलाने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है। प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद वे माली में 1 घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। इसे वे पिछले 23 वर्षों से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान वे फ्रेंच के साथ साथ माली की लोक भाषा बमबारा में भी अपनी कमेंट्री करते रहे और बड़े नाटकीय ढंग से करते हैं। भारत के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम है। भारत से उनके गहरे जुड़ाव की एक और वजह ये भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था। सेदू जी ने 2 घंटे का एक और कार्यक्रम अब प्रत्येक रविवार रात 9 बजे शुरू किया है। इसमें वे बॉलीवुड की एक पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बमबारा में सुनाते हैं। कभी कभी किसी इमोशनल सीन के बारे में बात करते समय वे स्वयं भी और उनके श्रोता भी एक साथ रो पड़ते हैं। सेदू जी के पिता ने ही भारतीय प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक। 24 घंटे में सामने आए 88,759 नए केस, 1,124 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 59,90,000 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में फिर मिले करीब 1,700 नए केस। अब तक 1,291 मरीजों की मौत। कोरोना का आंकड़ा 1,22,000 के पार। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। जल्द हो सकता है मनोहर कैबिनेट का विस्तार। जेपी नड्डा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने की चर्चा। कहा 2 सीटें बाकी, केंद्र से चर्चा के बाद फाइनल करेंगे ना। के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं। उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को
बहुत फायदा हुआ। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर, पॉली हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। साथियों, 3-4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एक किसानों का समूह है। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग 70 गांवों के 4,500 किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। ग्रामीण युवा सीधे बाजार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, गांव के नौजवानों को रोजगार में होता है। एक और उदाहरण तमिलनाडु के थेनी जिले का है। यहाँ पर है तमिलनाडु केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कहने को तो कंपनी है, हकीकत में ये किसानों ने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है। बड़ा लचीली व्यवस्था है और वो भी 5-6 साल पहले बनाया है। इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियां, फलों और केले की खरीद की और चेन्नई शहर को सब्जी कॉम्बो किट दिया। आप सोचिए कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। और मजा ये है कि बिचौलियों न होने के कारण किसान को भी लाभ हुआ, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है। उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। साथियों, गुजरात में बनासकांठा के रामपुरा गांव में इस्माइल भाई करके किसान है। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे, लेकिन अब जैसी ज्यादातर सोच बन गई है, उनके परिवार को भी लगता था कि इस्माइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। इस्माइल भाई के पिता खेती करते थे, लेकिन इसमें उनको अक्सर नुकसान ही होता था। तो पिताजी ने मना भी किया, लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाई ने तय किया कि वो तो खेती ही करेंगे। इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सौदा है। वही सोच और स्थिति दोनों को बदल कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन नए तरीकों से, इनोवेटिव तरीके से। उन्होंने ड्रिप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं। वो ऐसे आलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। बिचौलियों का नामो निशान नहीं, और परिणाम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने पिता का सारा कर्जा भी चुका दिया है।
और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इस्माइल भाई आज अपने इलाके के सैकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं, उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं। साथियों, आज की तारीख में खेती को हम जितना आधुनिक विकल्प देंगे, उतना ही वो आगे बढ़ेगी। उसमें नए नए तौर तरीके आएंगे, नए इनोवेशंस जुड़ेंगे। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूँ। 101 साल पुरानी बात है। 1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे